हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफ़ेयर बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम लास्ट 6 मंथ कंप्लीट करंट अफ़ेयर को कई पार्ट्स में कवर करेंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप लोग इन वीडियोज़ को तैयार कर लें तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया। 2, इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 3, सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ। तो अब हमें ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल 1 एवं 2, बी ऑप्शन केवल 2 एवं 3, सी ऑप्शन केवल 1 एवं 3 या उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया और इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे। जून 2022 में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह द्विवार्षिक सूचकांक येल विश्वविद्यालय की येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा माइकल मैकबेन फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों को 40 निष्पादन संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में अन्य शीर्ष देश एवं उनके स्कोर इस प्रकार हैं। तो हमें और देशों का स्कोर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना जितना भारत। तो इस सूचकांक में हम भारत की स्थिति जानेंगे। तो इस सूचकांक में भारत को सबसे निचला 180वां स्थान प्राप्त हुआ। अब आप लोग दोस्तों ये बताओ कि देखिए कि भारत की स्थिति कितनी दयनीय है कि 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग इस सूचकांक में कितने पीछे हैं। जबकि वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 168वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 85वां, श्रीलंका को 132वां, नेपाल को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब आप लोग ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है इस सूचकांक में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रामगढ़ विषधारी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मई 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा किस अभयारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ए, ताल छापर अभयारण्य, बी, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, सी, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, डी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा डी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अब हम डिटेल में जानेंगे कि 16 मई 2021 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। रामगढ़ विषधारी राजस्थान राज्य का चौथा, ध्यान रखिएगा, चौथा टाइगर रिजर्व, राजस्थान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व यह होगा और यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। अभी वर्तमान में भारत में 13 टाइगर रिजर्व हैं।
सॉरी 53 टाइगर रिजर्व हैं और 53वां जो टाइगर रिजर्व हमारा घोषित हुआ है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो आप लोग कमेंट करिएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। और अब हम आगे जानेंगे कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 की धारा 38F की शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर यह अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व में रामगढ़ अभयारण्य का 225 वर्ग किलोमीटर एवं चंबल घड़ियाल सेंचुरी का 256 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का क्षेत्रफल 481.9 वर्ग किलोमीटर, बफर एरिया का क्षेत्रफल 1019.98 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल 1501.88 वर्ग किलोमीटर है। इस टाइगर रिजर्व से पूर्व राजस्थान में अन्य 3 टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के टाइगर रिजर्व घोषित होने से रणथंभौर से मुकुंदरा तक बाघों की निर्बाध रूप से आवाजाही हो सकेगी। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है या सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है या रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, हम ये आशा करते हैं। तो आप लोग ये करेक्ट आंसर चूज़ करके आएंगे कि ये राजस्थान में है। और इस प्रकार राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मिलाकर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 7 से 8 मार्च 2022 के मध्य इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी पुणे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बेंगलुरु में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और कब हुआ है? तो ये हुआ है 7 से 8 मार्च। कब हुआ है? 7 से 8 मार्च 2022 को। और इसमें स्टार्टअप्स और आधुनिक कंपनियों द्वारा किए गए विकास पर चर्चा हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी या योजना को सितंबर 2022 तक विस्तार की मंजूरी प्रदान की गई। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, कि बी ऑप्शन केवल 2, कि सी ऑप्शन 1 और 2, कि डी ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2। मतलब इस योजना अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी और इस योजना को सितंबर 2022 तक विस्तार की मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम डिटेल में जानेंगे कि योजना के समय में विस्तार को मंजूरी। तो मंजूरी तिथि कब मंजूरी दी गई है? ये दी गई है मंजूरी 26 मार्च 2020 को। और मंजूरी प्रदान किसने किया? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PMGKAY, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 के मद्देनज़र सामान्य कोट के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह
5 किलोग्राम मुफ्त राशन देना। ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PMGKAY, इसमें इसका उद्देश्य यही है कि कोविड-19 के मद्देनज़र प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन देना है। और कौन से चरण का है ये चरण 6 का है। और इसको समाप्ति की डेट कब है? समाप्ति जो है मार्च 2022 और से लेकर विस्तार इसका सितंबर 2022 तक। योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2020 में। इस योजना के विस्तार के दौरान परिव्यय राशि 80,000 करोड़ रुपए है। योजना पर अब तक कुल परिव्यय राशि 3.4 लाख करोड़ रुपए है। अब हम आगे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में कितने नए ज़िले बनाए गए और जो या 13 नए ज़िले जो बनाए गए उनको मिलाकर अब टोटल कितने ज़िले हो गए हैं। तो इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के 13 नए ज़िलों का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए ज़िले बनाए गए और इन 13 नए ज़िलों के साथ अब राज्य में कुल ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है। तो हमारा ए ऑप्शन है 22, कि बी ऑप्शन रहेगा 25, कि सी ऑप्शन रहेगा 26, कि डी ऑप्शन रहेगा 28। तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अर्थात 26 ज़िले। अर्थात आंध्र प्रदेश में जो 13 नए ज़िले बनाए गए, उन 13 नए ज़िलों को मिलाकर अब टोटल 26 ज़िले हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल एवं विभागों का आवंटन। तो हम लोग देखेंगे कि 28 मार्च 2022 को नवगठित उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल एवं विभागों के आवंटन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा कि 28 मार्च 2022 को जो मंत्रिमंडल गठित हुई है, नवगठित मंत्रिमंडल, वो 28 मार्च 2022 को गठित हुई है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है सुरेश कुमार खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरा है जितिन प्रसाद को लोक निर्माण मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तीसरा है अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग का मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो हमारा उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें जैसा कि दिया है कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कि अर्थात सुरेश कुमार खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लें कि 28 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का नवगठन एवं विभागों का आवंटन किया गया, जहां राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंत्रणा से विभागों का आवंटन किया गया, जो इस प्रकार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, भूतत्व, खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर, निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव, सहायता, पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल,
सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग है। आगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके पास कौन सा मंत्रालय है ये हम जानेंगे। तो इनके पास है केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास है ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण। जो ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, कौन सा विभाग है ये हम जानेंगे। तो इनके पास है चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण। आगे हम देखेंगे सुरेश कुमार खन्ना, इनके पास है वित्त एवं संसदीय कार्य, सूर्य प्रताप शाही कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान है। स्वतंत्र देव सिंह, इनके पास है जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश में किसके पास है, तो आप लोग गलत मत करिएगा, हम ये आशा करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, स्वतंत्र देव सिंह के पास जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग है। आगे देखेंगे बेबी रानी मौर्य, इनके पास है महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार। लक्ष्मी नारायण चौधरी के पास है गन्ना विकास एवं चीनी मिलें। जयवीर सिंह के पास है पर्यटन एवं संस्कृति। धर्मपाल सिंह के पास है पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ एवं हज एवं नागरिक सुरक्षा। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक आदि ये तो नहीं, ये मत ध्यान में रखिएगा कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग से ही हो। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है वो धर्मपाल सिंह के पास है। आगे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इनके पास है औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन। भूपेंद्र सिंह चौधरी, इनके पास है पंचायती राज। अनिल राजभर, इनके पास श्रम एवं सेवा योजन समन्वय है। राकेश सचान, इनके पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है। अरविंद कुमार शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, अरविंद कुमार शर्मा, इनके पास है नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। योगेंद्र उपाध्याय, इनके पास है उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्रौद्योगिकी। बस हमें वही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। अब हम आगे देखेंगे, हमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं प्रतीत हो रहा है ये। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उड़ीसा में पहले नदी जेटी का उद्घाटन, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि 25 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नदी तट पर निर्मित उड़ीसा के पहले, ध्यान रखिएगा, जब कोई पहला होता है तो उसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है क्योंकि उसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो उड़ीसा के पहले रिवर टाइन जेटी का उद्घाटन किया, किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। वर्तमान में इस जेटी में कितने डेडवेट टनेज, DWT डेडवेट टनेज तक के जहाज ठहर सकते हैं? A 1500, B 1900, C 2200 या D 2400। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन C 2200। अब हम डिटेल में जानेंगे। 25 अप्रैल 2022 को केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नदी तट पर निर्मित उड़ीसा के पहले रिवर टाइन जेटी का उद्घाटन किया। ये पूछेगा कि कहाँ पर पहले रिवर टाइन जेटी का उद्घाटन किया गया, तो आप लोग बोले मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में के नदी तट पर पहले रिवर टाइन जेटी का उद्घाटन किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन 21 जून 2022 से भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC द्वारा पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन परिचालित
की जाएगी। प्रस्तावित 18 दिवसीय यात्रा का पहला ठहराव किस स्थान पर होगा? ए अयोध्या, बी बक्सर, सी सीतामढ़ी, डी वाराणसी। तो हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, अयोध्या। अब हम डिटेल में जानेंगे कि मई 2022 में भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IRCTC, भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC ने अपनी पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यहाँ भी देखिए पहली है, पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को 21 जून 2022 से परिचालित करने के संबंध में जानकारी प्रदान की। इसमें यात्रा करने वाले जनकपुर, नेपाल भी जा सकेंगे। पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर ये परिचालित होगी। रामायण सर्किट्स में जनकपुर, नेपाल स्थित राम जानकी मंदिर सहित भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थान शामिल हैं। प्रस्तावित 18 दिवसीय यात्रा, ध्यान रखिएगा, रामायण सर्किट का जो ये स्वदेश दर्शन योजना का कार्यक्रम है, ये 18 दिवसीय रहेगा। तो प्रस्तावित 18 दिवसीय यात्रा का पहला ठहराव कहाँ होगा? अयोध्या में होगा, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या में होगा। ट्रेन का ठहराव अयोध्या के बाद कहाँ होगा? बक्सर, सीतामढ़ी में होगा। सीतामढ़ी के बाद ट्रेन वाराणसी जाएगी। सीतामढ़ी से यात्री सड़क मार्ग से जनकपुर जाएंगे और सीतामढ़ी के बाद ट्रेन वाराणसी जाएगी। इसके अलावा यह ट्रेन नासिक, किष्किंधा, हम्पी अर्थात कर्नाटक, मतलब किष्किंधा जहाँ हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते थे, जहाँ भगवान श्री राम जी से इनकी मित्रता हुई, वह किष्किंधा कहाँ है? हमारे हम्पी कर्नाटक में है। और रामेश्वरम आदि स्थानों पर जाएगी। ट्रेन 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तय करने के बाद 18वें दिन दिल्ली वापस आ जाएगी। तो इसका पहला ठहराव कहाँ होगा? अयोध्या में होगा। अयोध्या के बाद ट्रेन कहाँ जाएगी? अयोध्या के बाद फिर ये जाएगी बक्सर, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के बाद जाएगी ये जनकपुर, और जनकपुर से मतलब जा पाएंगे लोग बस से। उसके बाद सीतामढ़ी के बाद ट्रेन वाराणसी जाएगी। फिर किष्किंधा, हम्पी और रामेश्वरम आदि स्थानों से होते हुए फिर 18वें दिन दिल्ली वापस आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022। 3 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु की रिपोर्ट के आधार पर जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 2.42 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए। बी, वर्ष 2020 में जन्म दर में लगभग 2.40% की कमी दर्ज की गई। सी, वर्ष 2020 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 81.20 लाख थी। डी, वर्ष 2020 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या में 6.2% की कमी दर्ज की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी में हमारा क्या है? वर्ष 2020 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या में 6.2% की कमी दर्ज की गई है। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। 3 मई 2022 को केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की। इसमें क्या है, इससे संबंधित तथ्य क्या है, ये हम जानेंगे। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 2.40 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए। वर्ष 2020 में जन्म दर में लगभग 2.40% की कमी आई है। 2020 में जन्म दर में लगभग 2.40% की कमी आई है। वर्ष 2020 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 81.20 लाख। वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76.40 लाख थी। और
आगे हम देखेंगे जन्म पंजीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जन्म पंजीकरण के संदर्भ में सर्वाधिक अंतर बिहार में रहा, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहा है। उत्तर प्रदेश में 2,52,04,000 मतलब 0.0 लड़की के जन्म की तुलना में 2,33,00,000.1 लड़कियों का जन्म हुआ है। मृत्यु पंजीकरण के संदर्भ में पुरुष पंजीकरण महिलाओं की तुलना में लगभग 20.4% अधिक रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र बिहार के किस ज़िले में स्थापित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है वो कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ बिहार में। तो बिहार के किस ज़िले में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा पूर्णिया ज़िले में। एक पूर्णिया ज़िला है, पूर्णिया, वहाँ पे पूर्णिया ज़िला में ये स्थापित हुआ है। डिटेल में हम लोग जानेंगे अब। 30 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में निर्मित देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया। अब इसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि क्या है ये। तो इस संयंत्र से संबंधित अन्य तथ्य: 105 करोड़ रुपए की लागत राशि से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र की स्थापना होगी। यह संयंत्र पूर्णिया शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर गणेशपुर परेरा में 15 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित रहेगा। इस संयंत्र की प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता रहेगी। इस संयंत्र में प्रतिदिन 27 टन एनिमल फीड बनाने हेतु पोषण तत्वों से भरपूर कच्चे माल की आवश्यकता, इसका उत्पादन बायो प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। इसमें मक्का और धान उत्पादकों को अधिक लाभ होगा। इससे जो है ये जो हमारा मतलब पूर्णिया ज़िले में स्थापित हो रहा है, इससे एथेनॉल संयंत्र, इससे मक्का और धान उत्पादकों को अत्यधिक लाभ होगा। उत्पादित एथेनॉल की बिक्री तेल विपणन कंपनियों को किया जाएगा। बिहार में अगले 2 वर्षों में स्थापित किए जा रहे एथेनॉल उत्पाद संयंत्र की संख्या 17 हो गई। इन संयंत्रों में मक्का और टूटे चावल का उपयोग करके प्रतिवर्ष 35 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन होने की संभावना है। एथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल और डीजल में होगा। एथेनॉल का मिश्रण लगभग 20% हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा आप लोग जानिए कि जो देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है वो बिहार के पूर्णिया ज़िले में स्थापित हो रहा है। थैंक यू दोस्त। अब हम नेक्स्ट टाइम में अपलोड करेंगे। आप लोग निरंतर वीडियो से जुड़े रहें और इससे फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।